अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है या जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का गैस क्रोमेटोग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पंजाब यूनिवर्सिटी में। ये आलमोस्ट 3 to 4 टाइम रिपीटेड है लास्ट 5 to 6 ईयर में। एनालिटिकल का पेपर है, स्पेशल का पेपर है, ठीक है। तो एमएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 BS 7-8 सेमेस्टर में जिसने गैस क्रोमेटोग्राफी जो पढ़ा है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी वो पूछता ही है कि हाउ विल यू कैलकुलेट द कोटिंग एंड कॉलम एफिशिएंसी। हम कोटिंग एफिशिएंसी और कॉलम एफिशिएंसी किस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बात आपने जहन में बिठा लेनी है, जो कॉलम एफिशिएंसी है ना वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ थ्योरेटिकल प्लेट्स। अब जो नंबर ऑफ़ थ्योरेटिकल प्लेट्स क्या होती हैं और प्लेट्स क्या होती हैं ये आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। पहले हम कोटिंग एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब जो कोटिंग एफिशिएंसी है ना उसके बारे में कहा जाता है ये कन्वीनियंट टर्म है, ये बहुत बड़ी ब्रॉड एक टर्म है, ठीक है, विच इंडिकेट एक्चुअल सेपरेटिंग एफिशिएंसी। जो उसकी एक्चुअल सेपरेटिंग एफिशिएंसी होती है ना, जो एक्सपेरिमेंटली हमें पता चल रही होती है, जो हम सेपरेशन करवा रहे होते हैं उसकी एफिशिएंसी जो एक्सपेरिमेंटली पता चल रही होती है, जो एक्चुअल होती है, ठीक है, उसको इंडिकेट कर रही होती है कोटिंग एफिशिएंसी। अब कोटिंग एफिशिएंसी का मतलब ये नहीं है कि इसको हम कंपेयर करते हैं थ्योरेटिकल एफिशिएंसी के बाद कोटिंग। इसके बाद जो कोटिंग एफिशिएंसी है ये इसकी मेजरमेंट नहीं है कि हमारी कॉलम की वॉल किस अच्छी तरह कोटेड है स्टेशनरी फेस के या साथ या नहीं, ये इसकी मेजरमेंट नहीं है। और हम ये जो कोटिंग एफिशिएंसी है ये निकालते हैं H मिनिमम ओवर H प्रोटेक्ट मल्टीप्लाई 100। अगर हमने कोटिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालनी हो तो कोटिंग एफिशिएंसी का फार्मूला है H मिनिमम ओवर H प्रोटेक्ट मल्टीप्लाई 100। जो H मिनिमम है ना, मिनी है, जो हाइट मिनिमम है, हम इसको निकालते हैं फ्रॉम गोलेज इक्वेशन। अब गोला जो था ना, माइकल गोले, इसने 1957 में, अब 19 इसने 1957 में, ठीक है, 1957 में इसने एक पेपर पब्लिश किया ऑन वेपर फेज क्रोमेटोग्राफी और उसने एक टेलीग्राफिक इक्वेशन दी, ठीक है। उसने ये बताया कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ थ्योरेटिकल प्लेट्स होंगी किसी कॉलम में उतनी ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी होगी। क्यों? उतनी ज़्यादा उसको ना यानी कम स्पेस मिलेगी सैंपल को डिफ्यूज़ होने के लिए। जो हमारी मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन है या जो एडी डिफ्यूजन है जिसको हम नाम देते हैं, ठीक है, वो एलिमिनेट हो जाएगी। क्योंकि देखो सैंपल के मॉलिक्यूल मूव करते हैं कॉलम में, ठीक है, और सेपरेशन होती है हमारे पास। तो वो अगर मॉलिक्यूल को जगह ही नहीं मिलेगी इधर उधर घूमने की, ठीक है, सीधे से सीधे जा रहे हैं, तो वो उनकी जो डिफ्यूजन होगी वो कम से कम होगी। अब जो गोले इक्वेशन है ना वो है हमारे पास ये वाली 2dm/u, इसको हम गोले इक्वेशन कहते हैं। अब जो गोले इक्वेशन में dm है ना ये मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिसिटी है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिसिटी इतना इन द कैरियर गैस, ये कितना हमारा मॉलिक्यूल्स जो सैंपल के हैं वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं जो कि कैरियर गैस कैरी करके लेके आ रही है। और जो u है ना ये स्पीड और वेलोसिटी ऑफ कैरियर गैस, ठीक है। और से मेरी बातें सुननी है फिर यहाँ से याद करना भी आसान होगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो H प्रोटेक्ट है ना वो कैलकुलेट होता है नंबर ऑफ़ थ्योरेटिकल प्लेट्स से, और नंबर ऑफ़ थ्योरेटिकल प्लेट्स का N = L/L
एच। इससे हमें ये पता चलता है एन बाय एच है, सॉरी, एन बाय एच। इससे हमें ये पता चलता है कि जितनी कॉलम की लेंथ ज़्यादा होगी उतनी उसमें थ्योरेटिकल नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स क्या होंगी, जितनी लेंथ ज़्यादा उतनी प्लेट्स ज़्यादा। ठीक है, अगर जितनी हाइट ज़्यादा होगी प्लेट्स की उतनी क्या होंगी, प्लेट्स कम होंगी। उसमें जितनी कॉलम की हाइट ज़्यादा होगी उतनी उसमें प्लेट्स क्या होंगी, कम होंगी। उतनी हमारी क्या होगा, कॉलम की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि कॉलम की एफिशिएंसी किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स के। ठीक है, अब वो यही बता रहे हैं कि कोटिंग एफिशिएंसी जो उनसे होती है ना, वो एडिशनल फैक्टर्स जो उनसे होते हैं ना उनको रिफ्लेक्ट कर रही होती है। यानी कि ये डिपेंड कर रही होती है आपके इंजेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक पे, डेड वॉल्यूम पे और यूनिफॉर्मिटी, यानी किस तरह आपकी यूनिफॉर्म है स्टेशनरी फेज या यूनिफॉर्म नहीं है, उसके पार्टिकल सेम साइज़ के हैं, यूनिफॉर्म साइज़ के हैं या नहीं है, या कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, इस तरह तो नहीं है आपकी स्टेशनरी फेज। तो इससे अल्टीमेटली आपकी जो पीक है ना वो डिस्टर्ब होती है और आपकी कॉलम एफिशिएंसी क्या होती है, ये जो चीज़ें उसने बताई हैं, डेड वॉल्यूम, ठीक है, या आपका जो इंजेक्टर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक में कमी है, या आपकी स्टेशनरी फेज यूनिफॉर्म नहीं है, तो आपकी अल्टीमेटली रेजोल्यूशन ऑफ पीक डिस्टर्ब होगी। जब रेजोल्यूशन ऑफ पीक डिस्टर्ब होगी तो कॉलम की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जो सी वैल्यू है ना वो 60 से लेकर 80 तक हो सकती है, 60 से लेकर 80 तक हो सकती है। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉलम एफिशिएंसी है। अब जो कॉलम एफिशिएंसी है ना, सिंपली मैं आपको पहले थ्योरेटिकल प्लेट्स का बताता हूँ। जो थ्योरेटिकल प्लेट्स होती हैं ना, ठीक है, ये हम सपोज कर रहे होते हैं, सपोज करते हैं कि जो कॉलम में है ना, जहाँ पे हमारे पास सेपरेशन हो रही है सल्यूट की, वहाँ पे कुछ डिस्क्रीट सेक्शंस हैं। क्या हैं, डिस्क्रीट सेक्शंस हैं। वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, सेपरेशन होती है सल्यूट की बिटवीन स्टेशनरी फेज़ एंड मोबाइल फेज़। जिन सेक्शन के दरमियान, जहाँ पे मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ के दरमियान सल्यूट की जिन सेक्शन पे क्या हो रही है, सेपरेशन हो रही है, तो उसको हम थ्योरेटिकल प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, जो एफिशिएंसी ऑफ कॉलम होती है ना उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एज नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स से। ठीक है, अब जितनी नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स ज़्यादा होंगी अकॉर्डिंग टू प्लेट थ्योरी। ठीक है, और ये नंबर ऑफ थ्योरेटिकल हमें क्या बताएंगी, कॉलम की एफिशिएंसी बताएंगी। इसके बाद प्लेट बेसिस है, हेडिंग है प्लेट बेसिस। अब जो एफिशिएंसी ऑफ कॉलम है वो डिटरमाइन करते हैं हम, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट, जितनी प्लेट्स ज़्यादा होंगी उतनी आपकी एफिशिएंसी, कॉलम मोर एफिशिएंट होगा, और उतनी ही आपकी जो सेपरेशन होगी सल्यूट की वो ज़्यादा क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, उतनी जितनी आप प्लेट काउंट फॉर द कॉलम इज़ नॉट। अब किसी भी कॉलम के लिए जो प्लेट काउंट है ना वो फिक्स नहीं है कि इसके लिए जी इतने हज़ार हैं, इसके लिए इतने 100 हैं। ठीक, फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल फैक्टर है, ये चेंज होता रहता है। ये किस पे डिपेंड करता है, फ्लो रेट्स पे डिपेंड करता है, मोबाइल फेज़ जो हम यूज़ करते हैं उसके डिपेंड करता है, और उसके बाद नेचर ऑफ सल्यूट पे भी डिपेंड करता है। कैलकुलेशन ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स है। अब जी हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, एन क्या है हमारे पास, थ्रेड। अब एन क्या है, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। अब जब मोबाइल हमारे सिस्टम में रन होगा उसके बाद ही हम इसको निकाल सकते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिटेंशन टाइम के, कि कितना हमारा सल्यूट वहाँ पे यानी कि कॉलम में रहा है उसे हम रिटेंशन टाइम कहते हैं, और कितने यानी देर में सेपरेशन डन हुई है उसको रिटेंशन टाइम कहते हैं, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पीक विड्थ की। ठीक है, जितना ये नंबर ऑफ़ थ्योरेटिकल प्लेट्स ज़्यादा होंगी
उतनी हमारी पीठ जो पीक विड्थ है वो कम होगी। ठीक है, क्योंकि पीक ज़्यादा हमारे पास क्या आएंगी, शार्प आएंगी, ब्रॉड नहीं आएंगी, ना टेलिंग होगी, ठीक है, ना फ्रंटिंग होगी। दोनों फिनोमेनस नहीं होंगे, ना हमारे पास टेल बनेगी ना फ्रंटिंग होगी, ना थोड़ी सी पीक आगे जाएगी ना थोड़ी सी पीक पीछे जाएगी। इस तरह हमारे पास पीक ब्रॉडनिंग वाला जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, नैरो पीक हमें नैरो पीक होती है किसी भी, यानी नैरो पीक इस तरह की, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इस तरह की। ठीक है, जो नैरो पीक होती है वो हमें ये बता रही होती है कि इसकी नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स क्या हैं, ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास कॉलम से जो सेपरेशन हो रही होती है, जो डिटेक्टर पर जाके हमें क्रोमेटोग्राम मिलता है वो बिल्कुल नैरो पीक्स का मिलता है। अब नेक्स्ट जो है ना वो ये है कि जो ये नंबर ऑफ़ थ्योरेटिकल प्लेट्स होती हैं ना, ये एक और फार्मूला है। इसी फार्मूले को मैंने जो आगे लिखा था N=L/H, इसी को क्या किया इसने, मोल्ड किया है कि H को इधर ले गया और N को किधर ले गया, इधर। ठीक है, N को इधर ले गया, ठीक हो गया। और यहाँ से इसने एक रिलेशनशिप निकाला है H=L/N। इसने इक्वेशन एक रिलेशनशिप निकाला है H=L/N। इस H को कहते हैं हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट्स। वो कहता है कि जितनी हमारे पास लिटिल बैंड ब्रॉडनिंग होगी उतनी ही हमारे पास क्या होगी, बैंड ब्रॉडनिंग नहीं हो रही तो ना हमारे पास टेलिंग हो रही है ना फ्रंटिंग हो रही है। इट्स मीन कि हमारी नैरो पीक्स आ रही हैं। जब नैरो पीक्स आ रही हैं तो हमारा मोर एफिशिएंट कॉलम होगा। अगर मोर एफिशिएंट कॉलम है, ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ़ थ्योरेटिकल प्लेट्स होंगी। अगर लार्ज नंबर ऑफ़ थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं तो स्मॉल HTP होगी, यानी स्मॉल हाइट इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल प्लेट्स क्या होगी, कम होगी। ये बात आपको फिनोमेना समझ आ गया। अब जो हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट्स होती हैं ना, ये इनका जो बैंड ब्रॉडनिंग का मैकेनिज़्म है अकॉर्डिंग टू HETP, ये एक और इक्वेशन से भी एक्सप्लेन होता है जिसे हम वार्म डैम्प्टर इक्वेशन कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं, वार्म डैम्प्टर इक्वेशन। ठीक है, अब जितना हमारे पास कॉलम ओल्डर होता है ना, उतनी उसकी सेपरेटिंग एफिशिएंसी क्या होती है, कम हो जाती है। और ये नेचुरली बैंड ब्रॉडनिंग हो रही होती है। क्या हो रही होती है, नेचुरली तौर पे वो क्या हो रहा होता है, वो कम एफिशिएंट हो रहा होता है। अब जो आगे इसकी इक्वेशन है वो ये है कि हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट इज़ इक्वल टू A + B/U + C/U। इसी हम वार्म डैम्प्टर इक्वेशन कह रहे होते हैं। A जो सा होता है वो एडी डिफ्यूजन होता है, B जो सा होता है वो लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन होता है। इसमें फर्स्ट वाले में मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन होती है कि आपके जो कॉलम है वो ज़्यादा वाइड है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो सल्यूट है वो इधर उधर बगाए इसके कि वो स्टेशनरी फेस के साथ इंटरेक्ट करे, वो इधर उधर हो के वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन काज करता है। सेकंड आपकी लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन। लॉन्गिट्यूडनल में जैसा होता है कि बैंड ब्रॉडनिंग होती है, उससे फ्रंटिंग और टेलिंग हो जाती है। और थर्ड जो सा होता है C, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस टू मास ट्रांसफ़र। और U क्या है, हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड ऑफ कैरियर गैस है। इस तरह आपकी जो क्वेश्चन है ना कोटिंग एफिशिएंसी एंड कॉलम एफिशिएंसी वाला 5 मार्क्स के हिसाब से, उसमें अगर आप इतना लिख देते हैं तो काफ़ी है। मैंने ओवरऑल एक्सप्लेन भी कर दिया और साथ ये नोट्स भी दे दिए। अगर आप यहाँ से ही देख के लिख लेते हैं तो दैट्स ऑल, आपका इजीली क्वेश्चन हल हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त लिखा है।